नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे कि हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में मतलब कि भारत में यूरोपीय कंट्री किस तरह से आती है तथा वो किन किन समस्याओं का सामना करती है, उनके आने का रीजन क्या है, ये सभी हम लोग चर्चा किए थे। तथा पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि यूरोपीय कंट्री में ब्रिटिश कंपनी जो है किस तरह से भारत में आती है तथा आने के बाद किस तरह से अपना पूर्वी क्षेत्र हो या पश्चिमी क्षेत्र हो या फिर बंगाल का क्षेत्र हो किस तरह से अपने अधिकार अपने अधीन करती है इन सभी क्षेत्रों को, ताकि कंपनी का व्यापार जो है आसानी से हो सके, सुविधा से हो सके। ठीक है, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे किसकी? फ्रांस की। देखिए, अगर फ्रांस कंपनी की अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक ही, ठीक है, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही फ्रांस का व्यापार जो है वो मेडागास्कर तक ही सीमित था। यानी कि मेडागास्कर से जो भी व्यापार होता था, जो भी सामान ले जाते थे, मेडागास्कर से सामान ले जाते थे तथा यूरोपीय कंट्री में अपना बेचते थे, व्यापार करते थे। लेकिन जब चाहे वो पुर्तगाल, चाहे डच हो, चाहे ब्रिटिश हो, जब इन कंपनियों का व्यापार अधिक मात्रा में फैल गया तथा इन लोग की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, तो उन्हीं सब से प्रेरित होकर, उन्हीं सब को देखते हुए फ्रांस के अंदर भी ये कहीं ना कहीं भावना पड़ी कि अब मतलब कि ये मेडागास्कर के अलावा थोड़ा एशिया में भी अपना ध्यान केंद्रित किया, जो कि हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि दक्षिणी भारत में जैसे कि भारत जाती है, भारत के बाद मॉरिशस जाती है, श्रीलंका पर किस तरह से अपना व्यापार को अधीन करती है तथा वहां पर किस तरह से अपना प्रशासन व्यवस्थित करती है फ्रांस कंपनी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फ्रांस कंपनी का राजा जो है लुई 14वां, ठीक है, कब? ये 17वीं शताब्दी की बात है। लुई 14वां जो राजा है, इसके एक मंत्री कौन है? कालबर्ट। ठीक है, तो कालबर्ट के नेतृत्व में एक 1664 में कंपनी का स्थापित हुआ, जो कि फ्रांस कंपनी थी। कौन है? यही फ्रांस कंपनी जो है भारत में आती है और भारत में आने के बाद अनेक जैसे युद्ध देखने को मिलता है। जैसे अंग्रेजों के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध हो, द्वितीय युद्ध हो, तृतीय युद्ध हो, ये सब कर्नाटक युद्ध देखने को मिलता है फ्रांसीसी कंपनी के साथ ही। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये कंपनी स्थापित होती है 1616 में लुई 14वें के अधिकारी ये है कालबर्ट के नेतृत्व में। तो सबसे पहले उस कंपनी के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? किरान। कौन? किरान। और ये जो किरान है 1667 में भारत की ओर आते हैं। ठीक है, 1667 नहीं, 1667 में किरान अध्यक्ष बनते हैं तथा 1668 में भारत आते हैं। और भारत में सबसे पहले कहाँ आते हैं? ये गुजरात के सूरत में। ठीक है, गुजरात के सूरत में आते हैं। फिर अगले साल ही अगर देखा जाए तो अगले साल में ही इनकी अधिकार मसूलीपट्टनम में भी हो जाती है, जो कि ये दक्षिण भारत के हिस्सा है। मसूलीपट्टनम में भी इनका अधिकार हो जाता है ताकि वो व्यापार वहां से कर सके। ठीक है, अब एक नए अंग्रेज अधिकारी आते हैं, मार्टिन। ठीक है, अब ये मार्टिन जो है सूरत और मसूलीपट्टनम पे इनका एक अधिकार हो जाता है, यानी कि इनको पूरी तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता मिल जाती है और यहाँ पे व्यापार करने लगता है। ठीक है, अब देखिए, बढ़ते समय के अनुसार अगर देखें तो 1617 में जो है एडमिरल डे सबसे पहले सैंथोन, ठीक है, गोलकुंडा के शासक सैंथोन छीन लेते हैं। ठीक है, कौन? एडमिरल डे। और 1673 में, यानी एक साल बाद ही पौंडीचेरी पर भी अधिकार हो जाता है किसका? फ्रांसीसी कंपनी का। किसके मतलब कि वहां का पुंडीचेरी के जो शासक कौन है? शेर खान। यानी कि शेर खान के हराने के बाद पुंडीचेरी पर अधिकार कर लेता है फ्रांसीसी। अगर देखा जाए एक लाइन में तो देखिए, सबसे पहले सूरत में आते हैं, सूरत में अधिकार होता है, फिर मसूलीपट्टनम के सैंथोम और उसके बाद पौंडीचेरी। अब देखिए, अगर जो मेन युद्ध अगर देखा जाएगा फ्रांस का और ब्रिटिश का, तो अधिक ये पौंडीचेरी को लेकर होता है। और इसमें भी अगर देखेंगे, यानी कि ये पौंडीचेरी जो है यह व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है या बंदरगाह हो जाता है, जो कि यहाँ से सुविधा होती है, जो कि आगे हम लोग ब्रिटिश के साथ इसका संघर्ष देखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ मतलब कि भारत का मतलब कि फ्रांस कंपनी जो है भारत में आती है और इन्हीं जगहों पर अपना अधिकार करती है। ठीक है, तो अब देखेंगे फाइनली अब सबसे पहले देखेंगे तो 1740 में ड्यूमा नाम का एक फ्रांस अधिकारी और लीनो, ठीक है, ड्यूमा और लीनो जो है इनके आने तक मतलब कि ये सारी प्रक्रिया होती है। यानी कि
1740 तक ये सारी प्रक्रिया होती है, यानी कि केवल संघर्षशील होता है कि भारत में जाना है, भारत में किस तरह से अपना अधिकार करते हैं। लेकिन अब 1740 के बाद आता है कौन गवर्नर? डुप्ले। और ये जो डुप्ले है यह फ्रांस के मामले में थोड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और मेन फोकस की तरफ से डुप्ले की ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो डुप्ले का कूटनीति है, जो रणनीति है, वही कर्नाटक के प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया मतलब भारत का जो वह जगह जहाँ पर फ्रांस का अधिकार होगा। ठीक है, अब वहीं देख लेते हैं थोड़ा विदेशों में किस तरह से अपना अधिकार जमाया। तो अगर बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस में सबसे पहले 1721 में अधिकार कर लिया है। ठीक है, और मलाबार का अगर बात करें तो ये 1725 तक हो गया है। और वही कारिकल का बात करें 1739 तक, यानी कि भारत के साथ साथ विदेश में भी अपना अधिकार जमा बैठा है फ्रांस, वहां से अपना व्यापार कर रहा है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग संघर्ष, यानी कि ब्रिटिश कंपनी और फ्रांस कंपनी का संघर्ष, जिसमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे हम लोग बात करेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपका 1740 से 1748 तक चलता है। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध होने का दो रीजन है। एक पहले यूरोपीय कंट्री, जो कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, कहाँ पे? यूरोपीय कंट्री में, यानी कि यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसका प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। और सेकंड चीज क्या? सेकंड चीज ये कि भारत में अपने अपने क्षेत्र को उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, तो ये मेन रूप से दो कारण हम बता सकते हैं कि ये हुआ। और ये इसी संघर्ष का और इसी मतभेद का फायदा उठाकर ये जो पुर्तगाली है या फिर ब्रिटिश है या फिर ये फ्रांस है, इन्हीं सब चीज का फायदा उठाकर भारत में अपना अधिकार का वर्चस्व निभाता है, यानी कि वर्चस्व करते हैं। तो इसी में एक ये है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये जो डुप्ले है ये फ्रांस का नेतृत्व कर रहा है, और ये जो मोर्स है ये अंग्रेज का है। ठीक है, हालांकि जब यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, युद्ध हो रहा है, तो इस समय क्या है कि अंग्रेज की जो भी जहाजी बेड़ा है वो सब यूरोप में, मतलब कि अधिक मात्रा में यूरोप में चला गया है। और ये भारत के पूर्वी भाग पर जो है मद्रास पे, यानी कि सबसे पहले अगर जब अंग्रेज आए थे तो मद्रास पर भी इनका अधिकार था, तो मद्रास के पास इनकी जहाजी बेड़ा बहुत कम थी। तो उसी का फायदा उठाकर ये जो डुप्ले है अपनी कूटनीति से उस जहाजी बेड़ा का न होने का फायदा उठाता है। और कर्नाटक के शासक कौन? अनवरुद्दीन। ठीक है, कर्नाटक के शासक कौन है? अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन से यह जाकर मिलता है और मिलने का फलस्वरूप यह समझौता करता है कि जो संघर्ष यूरोप में हो रही है उसका प्रभाव भारत में, यानी कि जो भारत है यानी बोलते तो कर्नाटक में न देखा जाए, इस तरह से अनवरुद्दीन से यह समझौता करता है। और साथ ये भी होता है मद्रास देने का ये वादा करता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ये जो डुप्ले है एक अन्य फ्रांसीसी गवर्नर जो कि मॉरिशस में स्थित था, कहां पर था? मॉरिशस में। और ये इस मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसका नाम क्या था? लार्बोदेन। इसकी सहायता से, लार्बोदेन की सहायता से डुप्ले जो है अंग्रेज पर आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद ये जो मद्रास है अपने अधीन ले लेता है। कब? 1746 में। यानी कि मद्रास अब किसके पास है? डुप्ले के पास है, यानी कि फ्रांस के पास है। लेकिन यह ज्यादा दिन यह जो मद्रास जो है यह ज्यादा दिन इसके कब्जे में नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि ये जो लार्बोदेन है ब्रिटिश से 40 लाख पाउंड लेकर 40 लाख पाउंड रिश्वत जो लेता है, और 40 लाख रिश्वत पाउंड लेकर यह फिर वापस मॉरिशस चल जाता है, जिसके बाद मद्रास पर फिर अंग्रेज का अधिकार हो जाता है। लेकिन डुप्ले जो है आक्रमण करके मद्रास को अपने अधीन कर ही लेता है। अब देखिए,
अब बात करते हैं अनवरुद्दीन की, यानी कि जैसे कि अनवरुद्दीन के साथ संधि हुआ है, जो भी बातचीत हुआ है उसमें कि मद्रास देने का वादा किया गया है डुप्ले के द्वारा। तो जब डुप्ले की बारी आती है कि मद्रास उसको दे दिया जाए, तो डुप्ले जो है यहाँ पर मना कर देता है या फिर इसको नकार देता है, जिसके फलस्वरूप अनवरुद्दीन का बेटा कौन है, महफूज। ठीक है, अनवरुद्दीन का बेटा जो है महफूज का एक सेना लेकर जाता है किसके खिलाफ, डुप्ले के खिलाफ। ठीक है, और अरयाण में इसके साथ युद्ध करता है। अरयाण जगह है, डुप्ले के साथ संघर्ष करता है, लेकिन इसमें महफूज का है जो बुरी तरह हार जाता है और यह भागने पर, युद्ध छोड़कर भागने पर यह मजबूर हो जाता है, जिसके बाद ये जो डुप्ले है, डुप्ले का वर्चस्व अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि इसका अधिकार अब करने का क्यूरियोसिटी जो है बढ़ जाती है कि अब अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ा दिया जाए, अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण किया जाए, अलग अलग क्षेत्रों पर व्यापार करने के लिए अन्य राजाओं के साथ युद्ध किया जाए, समझौता किया जाए। इस तरह से इसकी जो है महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए फाइनली अगर देखा जाए तो 1748 में जो यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसमें 1748 में सबसे एक सला सापेल की संधि होती है, जिसमें ये होता है, जैसे अब देखिए, अब जैसे एक सला सापेल की संधि होती है तो युद्ध समाप्त हो जाता है यूरोप में। ठीक है, अब यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया तो जाहिर सी बात है कि भारत में भी समाप्त हो जाएगी, जहाँ पर ये संघर्ष चल रहा था, तो यहाँ पर भी समाप्त होती है और एक सला सापेल के साथ ये युद्ध बंद हो जाती है, और जिसमें इसका निर्णय ये होता है कि जो जिसका जगह है, जो जिसका क्षेत्र है, वो उसको वापस कर दिया जाए। यानी कि हम लोग देखेंगे फाइनली अगर देखेंगे तो इसमें किसी की ना हार होती है ना किसी की जीत होती है। हाँ, लेकिन ये होगा कि डुप्ले की जो महत्वाकांक्षा है ये बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मद्रास पर आक्रमण करता है, उसके बाद अनवरुद्दीन के बेटा महफूज खान को हरा देता है, जिससे इसके अंदर बढ़ जाती है कि ये और अधिक क्षेत्र पर आक्रमण करके अपने अधीन कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1740-48 से चला। अब देखेंगे हम लोग कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, उसका क्या रीजन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, यानी कि जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है वह 1751 से 1755 तक होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग देखे हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध में ये जो अनवरुद्दीन है डुप्ले के खिलाफ हो गया था, क्योंकि डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच जो समझौता हुआ था वो मद्रास को लेकर हुआ था, और यानी कि ये जो मद्रास है ये अंग्रेजों के हाथ में है। मतलब कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में ये समझौता हुआ था कि डुप्ले अगर मद्रास जीतता है तो वो अनवरुद्दीन को लौटा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव द्वितीय युद्ध में भी देखने को मिलता है। अब देखिए, अब जैसे देखते हैं, अब यहाँ पर दो केसेस मिलते हैं। देखिए, अब जैसे हैदराबाद है, ठीक है, पहला क्या है, ये हैदराबाद का केस और कर्नाटक का केस। इसमें जैसे कि भारत में जो भी राजा बना हुआ अपने उत्तराधिकार के लिए जंग हुआ है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी कर्नाटक हो या हैदराबाद हो, इन दो जगहों में भी, इन दो राज्यों में भी उत्तराधिकारी के लिए युद्ध यानी कि संघर्ष हो रहा है। देखिए, अब कर्नाटक में अगर बात करेंगे तो अनवरुद्दीन जो कि पहले से ही शासक था, और रहा बात चंदा साहब। तब ये जो चंदा साहब है, ये चंदा साहब है जो अनवरुद्दीन के दोस्त अली के दामाद है। कौन? चंदा साहब। और दोस्त अली जो है इनके साथ संघर्ष कर रहा है कि कर्नाटक का शासक मतलब कि दोस्त मतलब कि हम बने। ठीक है, अब देखिए, अब हैदराबाद में दो ऐसे राजा है जो कि हैदराबाद का निजाम बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कौन है? पहला ये है मुजफ्फर जंग और ये है नासिर जंग। ठीक है, इसके पहले अगर देखा जाए तो निजामुद्दीन, कौन है? निजामुल्क। ठीक है, यानी कि जब निजामुल्क का मृत्यु हो जाती है तो दो इनका मतलब एक पुत्र होता है, एक पौत्र होता है, यानी कि पुत्र और पौत्र में संघर्ष होता है कि हैदराबाद का निजाम कौन बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कि सपोर्ट का, जो कि भारत में यही सब संघर्ष का यूरोपीय कंट्री फायदा उठाता है, और फायदा उठाने के बाद अपना अधिकार स्थापित करता है और इस तरह से व्यापार का क्षेत्र बटाता है। तो सेम यहाँ पर भी अंग्रेज और फ्रांस अलग अलग राजाओं के पास जाते हैं और हस्तक्षेप करते हैं, और वहां पर
जैसे कि अब वहां पर जाते हैं और आक्रमण करने का प्लान करते हैं। आप देखिए अब यहाँ पर अगर देखें तो अंग्रेज, ये जो अंग्रेज है अनवरुद्दीन और नासिर जंग को एक साथ करता है, यानी कि कर्नाटक में अनवरुद्दीन को सहायता करेगा, क्योंकि अनवरुद्दीन का जो फ्रांस के साथ संबंध है वो पहले ही बिगड़ चुका है। कर्नाटक के प्रथम युद्ध जो कि 40-48 तक चला था, क्योंकि फ्रांस क्योंकि डुप्ले के तरफ से मद्रास देने का वादा किया था, और सेकंड ये और फर्स्ट हुआ, और सेकंड ये कि जब अनवरुद्दीन का बेटा आक्रमण करने के लिए जाता है अड़यार में, तो वहां पर हार जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अनवरुद्दीन है जो कि अनवरुद्दीन है तो कहीं ना कहीं अंग्रेज का सहायता करेगा। ठीक है, और ये नासिर जंग जो कि हैदराबाद में आते हैं। अब देखिए जब अब जाहिर सी बात है, जब अनवरुद्दीन कर्नाटक में, जब अनवरुद्दीन अंग्रेज का सहायता देगा तो इसका विरोध करने वाला, यानी कि इसका अनवरुद्दीन का विरोध करने वाला चंदा साहब फ्रांस का सहायता करेगा। और हैदराबाद में कौन है? मुजफ्फर जंग। ये हुआ मतलब कि तालमेल, जो कि अब ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपस में लड़ेंगे और संघर्ष का दौर देखने को मिलेगा। देखिए अब बात करते हैं (1749) में। ठीक है, 1749 में अंग्रेज के द्वारा 1749 में एक जगह है, कौन ये? देवी कोराइकल। ठीक है, 1749 में अंग्रेज जो है देवी कोराइकल पर अधिकार जमा लेता है 1749 में। अब ये